अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम एक और लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। चैप्टर नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्क पढ़ा था और हमने कंजर्वेटिव फील्ड को पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है पावर। पावर क्या है? तो पावर हमें इंडिकेट करता है कि कितनी तेज़ी से काम हो रहा है। यानी हम पावर को ऐसे कह सकते हैं कि एक सेकंड में कितना काम हुआ, या हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो इस तरीके से हम इस पावर को ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। अगर आप इस पावर का यूनिट देखेंगे तो पावर का यूनिट बनेगा जूल पर सेकंड, या हम इसको वाट कहते हैं। तो वाट बेसिकली पावर का यूनिट होता है। 1 वाट पावर कब होगा? तो हम कहेंगे जब कोई भी बॉडी एक जूल वर्क 1 सेकंड में करेगी तो हम कहेंगे उसका पावर जो है वो 1 वाट है। सो when a body performs 1 joule of work in 1 second, then its power is said to be 1 watt। पावर के बड़े यूनिट्स भी हो सकते हैं, जैसे अगर आप कहते हैं 1 किलोवाट, तो किलोवाट बराबर होगा 10⁻³ वाट के। इस तरीके से आप कह रहे हैं 1 मेगावाट, तो मेगावाट बराबर होगा 10⁻6 वाट के, जैसे हमने प्रीफिक्स पढ़े थे। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप दूसरे यूनिट याद करें पावर के अदर यूनिट, तो पावर का एक यूनिट है हार्स पावर। हार्स पावर जिसको हम HP लिखते हैं, और 1 HP जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। ये क्वेश्चन भी आया है पेपर में, तो आप इसको याद कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे FPS सिस्टम है, उसमें इसका यूनिट है फिट पाउंड पर सेकंड। ठीक है। और फिट पाउंड पर सेकंड ये अपना है जो है पावर का यूनिट है। और हम कहते हैं 1 HP में 550 फिट पाउंड पर सेकंड होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब इसी तरीके से ये जो हमारे पास पावर होता है, जैसे कि हम इस पावर को डिफाइन कर रहे हैं कि भाई पावर इज़ दी वर्क अपॉन टाइम, और वर्क को हम लिखते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसी तरीके से अगर आप ये देखें डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम वेलोसिटी कहते हैं, तो इसका मतलब होगा कि पावर इज़ दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो कभी कभी हम ये भी कहते हैं दी एवरेज पावर इज दी डॉट प्रोडक्ट। द एवरेज पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है। तो ये हम थोड़ी सी बात याद रख लेंगे कि हम पावर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अगर हम इस पावर को डॉट प्रोडक्ट कह रहे हैं, इसका मतलब है पावर कौन सी प्रोडक्ट होगी? सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जो चीज़ हमें डॉट प्रोडक्ट से मिलती है वो हमेशा स्केलर होती है। अच्छा, इसी बेसिस पे हम इस पावर से एक और डेफिनेशन भी बता सकते हैं, वो भी मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। तो ये बहरहाल इसकी डेफिनेशन हो गई पावर की। अच्छा, आप एक बात समझें, अगर पावर कांस्टेंट है, जैसे हमारी मोटर बाइक में होता है। ठीक है। अब मोटर बाइक में क्या होता है? गियर सिस्टम होता है। मोटर बाइक के अंदर गियर सिस्टम होता है। तो गियर सिस्टम में क्या होता है? गियर सिस्टम में हमारा पावर जो है वो कांस्टेंट होता है। अगर पावर कांस्टेंट है तो इसका मतलब होगा कि फोर्स, अगर पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी ना,
अगर पावर कांस्टेंट होगा तो अगर आप फोर्स को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर आप फोर्स को कम करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। गियर सिस्टम में ऐसे होता है, जब गाड़ी हमारी फर्स्ट गियर में चलती है तो उस टाइम हमारी गाड़ी के पास फोर्स ज़्यादा होता है पर वेलोसिटी कम होती है। जब हम गाड़ी किसी इंक्लाइन प्लेन पे लेके जाते हैं ना, ये समझे स्मूथ रोड है, अचानक से कोई इंक्लिनेशन आ गई तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीधे रोड पे हम जो हैं, सीधे रोड पे हमें वेलोसिटी, ज़्यादा वेलोसिटी की ज़रूरत होती है तो हम गाड़ी फोर्थ गियर में चलाते हैं, टॉप गियर में चलाते हैं। पर जब हमें इंक्लिनेशन पे जाना होता है ना तो हम अपनी गाड़ी की गियर जो हैं वो ठीक है फर्स्ट गियर रखते हैं या सेकंड गियर रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि ऊपर जाने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लोअर गियर्स यूज़ करते हैं। तो गियरिंग सिस्टम में क्या होता है, पावर कांस्टेंट होता है। अगर हम फोर्स को बढ़ाना चाहते हैं तो वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी, अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें फोर्स को कम करना पड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको ये भी याद रखनी चाहिए जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखें, हमने पढ़ा था कि जब बॉडी के पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है, जब बॉडी के पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होता है। यानी जब कोई गाड़ी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चलती है तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर करता है। पर जब कोई गाड़ी कांस्टेंट पावर उसको मिलेगा, जब किसी भी गाड़ी के पास, किसी भी मशीन के पास कांस्टेंट पावर मिलेगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पावर 3/2 करेगा। ये तब होगा जब आपकी गाड़ी को कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगी, और ये तब होगा जब आपके गाड़ी को कांस्टेंट पावर मिलेगा। जब किसी भी मशीन को कांस्टेंट पावर मिलेगा, किसी भी गाड़ी को कांस्टेंट पावर मिलेगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पावर 3/2 होगा। ये पास पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आप थोड़ा सा इसको समझ लें, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे और अब हम डिस्कस करेंगे। देखें, कभी कभी क्या होता है, हमें ये ग्राफ दिया जाता है, हमें ग्राफ दिया जाता है पावर और टाइम का। तो जब हमें पावर और टाइम का ग्राफ दिया जाएगा तो यहाँ से हम वर्क कैसे फाइंड करेंगे। तो पावर और टाइम का जब भी ग्राफ दिया जाएगा तो वर्क बराबर होगा पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी फिर हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, जैसे इस तरीके से, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था कि अगर हमें वेलोसिटी और टाइम दिया जाए तो इसकी जब हम एरिया निकालते थे तो हमें डिस्टेंस मिलता था। इस तरीके से जब हम पावर और टाइम की एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो यहाँ से हमें वर्क मिलेगा। ये बातें भी आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखें, इस पावर से हम एक और यूनिट भी एनर्जी का बना सकते हैं। जैसे हम कहते हैं, जैसे अभी हमें पता है कि पावर हमें कैसे मिलेगा, या पावर से हम वर्क कैसे निकालेंगे। तो वर्क हम ऐसे निकाल सकते हैं कि पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो कभी कभी एंट्री टेस्ट में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, तो वर्क स्टूडेंट को हमेशा याद होता है कि वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, पर कभी कभी ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। कभी कभी ऑप्शन होता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, पावर एंड टाइम। तो ये भी ऑप्शन सही है कि वर्क जो है वो पावर और टाइम की प्रोडक्ट है। इस तरीके से अगर आप ये पावर ले लें अपना किलोवाट में और टाइम लें आप आवर्स में, तो वर्क का एक दूसरा यूनिट बन जाएगा किलोवाट आवर, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। और 1 किलोवाट आवर को अगर आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो जूल में कन्वर्ट ऐसे होगा, किलो को अगर ख़त्म करेंगे तो 10⁻³ आएगा। आर को अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 होते हैं। इस तरीके से इसका रिजल्ट 3.6 × 10⁻6 जूल होगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स के बराबर होता है। तो ये सारी बातें आप इनको अच्छे तरीके से, ठीक है, नोट करें। इस तरीके से हम कहते हैं कि अब जैसे हमने वेलोसिटी के टाइप्स पढ़े थे ना, ऐसे हमारे पास पावर के टाइप्स भी होते हैं। जैसे यूनिफॉर्म पावर,
यूनिफॉर्म पावर हम किसको कहते हैं? तो हम कहते हैं जब किसी भी बॉडी का एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर सेम होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल वर्क इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी एक जैसा काम करेगी हर एक टाइम में, एक जैसे टाइम में अगर एक जैसा काम करेगी तो हम कहेंगे उसके पास यूनिफॉर्म जो है, ठीक है, पावर है। तो ये भी इसकी डेफिनेशन आप नोट कर दें। तो आप ये अच्छे तरीके से नोट करें तो फिर हम इन पे कुछ MCQs करते हैं। अच्छा, अब हम ये कुछ MCQs करते हैं जो पास पेपर्स में भी आए हुए हैं। द हार्स पावर इज यूनिट ऑफ, तो हार्स पावर जो है वो बेसिकली पावर का यूनिट है। 1 हार्स पावर इज इक्वल टू, ये आपके पास पेपर में आया है। तो आपको पता है 1 हार्स पावर जो होता है वो 746 होता है। 1/2 मतलब आप इसको भी आधा कर देंगे। तो जब आप इसको आधा करेंगे तो ये 373 आएगा। इसका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो अभी हमने पढ़ा था कि फोर्स और वेलोसिटी की प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं पावर। द वर्क कैन बी डिफाइंड एज, तो वर्क जैसे मैंने बताया था कि मोस्टली स्टूडेंट समझते हैं कि वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, पर आप वर्क को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड तो सॉरी इस पे एक ऑप्शन रख दें, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। तो इसका सही ऑप्शन भी ये होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क जो है वो पावर और टाइम की प्रोडक्ट है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल देख लें। 1000 न्यूटन बॉडी इज बीइंग लिफ्टेड विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, फाइंड द पावर। तो आपको पता है पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स आपने अप्लाई किया 100 और वेलोसिटी थी 20, तो इसका पावर होगा 2000 वाट। तो इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है अ मैन लिफ्ट्स 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर इन 4 सेकंड, फाइंड इट्स पावर। तो पावर बेसिकली क्या है? वर्क अपॉन टाइम, और वर्क कैसे निकालेंगे? FD/T। तो जब आप किसी बॉडी को ऊपर लेके जाते हैं तो वर्क का फार्मूला mgh होता है। तो मास 5 दिया गया है, g का वैल्यू 10 है और हाइट 2 है, टाइम 4 है। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 वाट, यानी ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन है द इंजन ऑफ कार कैन सप्लाई अ मैक्सिमम पावर ऑफ 5 किलोवाट। गाड़ी की इंजन मैक्सिमम पावर सप्लाई कर सकती है 5 किलोवाट। इफ एयर रेजिस्टेंस इज 1000 न्यूटन, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार। तो कैसे फाइंड करेंगे? पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो मैक्सिमम पावर कितना है? 5 किलो। 5 किलो मीन्स 5000 और फोर्स कितना है? 1000। वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्वेश्चन है द इंजन ऑफ कार सप्लाई द कांस्टेंट पावर देन डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज फंक्शन ऑफ। तो आपको मैंने बताया कि अगर आप किसी भी बॉडी को कांस्टेंट पावर देंगे तो उसमें डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर T/2 होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर T/3/2 होगा। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपके पास पेपर में आया है। A body having mass m and starting from rest and accelerated uniformly in time t, its speed becomes v. Find the power. तो पावर कैसे फाइंड करेंगे? तो पावर बेसिकली होता है वर्क अपॉन टाइम, और कल हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने पढ़ा था कि वर्क उतना ही होगा जितनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। तो शुरुआत में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पर जब बॉडी v से मूव करेगी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv² डिवाइडेड बाय t।
तो फार्मूला हो जाएगा mv²/2t। तो इसका फार्मूला होगा, आई थिंक ए होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, अ फोर्स F = 2I + 3J + 5K इज एक्टिंग ऑन बॉडी विच प्रोड्यूसेस a displacement I - 2J + 4K in 2 सेकंड, फाइंड द पावर। तो पावर के लिए सबसे पहले हमें वर्क फाइंड करना पड़ेगा। वर्क कैसे फाइंड करेंगे, F.D, और यहाँ पे फोर्स कितना है 2I + 3J + 5K, I - 2J + 4K। तो 2 है यहाँ पे 1 है तो 2 होगा, 3 है यहाँ पे 2 है तो -6 होगा, 5 है 4 है तो 20, ये 16 आएगा। और 16 को अब हम क्या करेंगे, ये 22 होगा और 22 में से 6 माइनस करेंगे तो 16। अब हम इस 16 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो 16 / 2 यानी 8 होगा। इसमें एक ऑप्शन रखेंगे 8 वाट का, तो ये ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा टिपिकल है। 1 kilowatt motor pumps the water from ground to a height of 10 meter. Find how much liter of water it can pump in 1 hour। ठीक है, तो अब देखें, याद रखिएगा वाटर की डेंसिटी जो होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और लीटर का मतलब होता है dm³। बहरहाल आप ये याद रखिएगा कि वाटर का 1 किलोग्राम और वाटर का 1 लीटर बात सेम होता है। ठीक है, इसलिए जब हमसे लीटर पूछेगा तो हम अज्यूम करेंगे ये हमसे मास पूछ रहा है केजी में, और हमें पता है कि पावर का फार्मूला क्या होता है mgh/T। हमें इंटरेस्ट किस में है, m में। तो m के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा P × T / GH। ठीक है, अब ये पावर इसका कितना है 1 किलो है तो 10 पावर यानी 1000 होगा। और टाइम कितना है 1 घंटा, 1 घंटे में सेकंड्स कितने होते हैं 3600। जी का वैल्यू 10 है, हाइट भी 10 है, 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, तो ये होगा 3 × 10 पावर 3 36 × 10 पावर 3, या हम इसको लिख सकते हैं 3.6 × 10 पावर 4। इसका ऑप्शन जो है वो बी होगा। तो ये आप नोट कर लें, तो फिर आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हमारा टॉपिक है एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, तो हम कहते हैं द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। देखें, जब किसी बॉडी के पास एनर्जी होगी तो वो बॉडी किसी पे फोर्स अप्लाई करेगी। जब वो बॉडी किसी पे फोर्स अप्लाई करेगी तो फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट आएगा, और इस तरीके से हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। तो जब बॉडी के पास एनर्जी होगी तो वो बॉडी फोर्स अप्लाई करेगी, और फोर्स अप्लाई करने से वर्क होगा। इसीलिए हम कहते हैं द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी जो है बेसिकली इसका SI यूनिट जो है, SI यूनिट इज जूल। एनर्जी के वेरियस फॉर्म्स होते हैं, जैसे हमारे पास होती है हीट एनर्जी, होती है सोलर एनर्जी, होती है बहुत सारे टाइप्स हैं, हम इंशाल्लाह एंड में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे अभी जो डिस्कस करेंगे वो मैकेनिकल एनर्जी डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो हम कहते हैं द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। सो व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी द सम ऑफ kinetic and potential energy of a body is called mechanical energy। अब ये mechanical energy बॉडी की
ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ये जो है पॉजिटिव भी हो सकती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो हम कहते हैं जब हमारी बॉडी मोशन में होती है तो उस मोशन की वजह से बॉडी में एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो हम लिखेंगे द एनर्जी possessed by body by virtue of its motion is called kinetic energy। जब बॉडी मोशन में होगी तो उसके पास जो एनर्जी होगी उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो, फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी या तो बॉडी की ज़ीरो होगी या तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो अपनी पॉजिटिव होगी। अब हम बात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अगर हम किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को डबल करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर हम किसी भी बॉडी की स्पीड को हाफ करेंगे या वेलोसिटी को हाफ करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखेंगे v.v। जैसे आपने स्केलर में पढ़ा होगा कि v.v v² के बराबर होता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी का। अब काइनेटिक एनर्जी के एक रिलेशन और भी होता है, जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। इस तरीके से हमने एक रिलेशन और भी पढ़ा था, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था Fcr/2। तो ये भी हमने रिलेशन पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच में था। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा नोट भी कर लें। अच्छा, अब एक बात और, काइनेटिक एनर्जी के कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो एक एग्जांपल है, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज आर द एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो एक एग्जांपल है कि मूविंग स्टोन कैन ब्रेक अ गिलास विंडो। अगर कोई विंडो गिलास का बना हुआ है और अगर हम उस पर कोई स्टोन स्ट्राइक करेंगे तो वो उस गिलास विंडो को ब्रेक कर सकता है। तो ये मूविंग स्टोन गिलास विंडो को क्यों ब्रेक कर रहा है? क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से दूसरा एग्जांपल है कि जब हम किसी भी नेल पे, किसी भी स्क्रू पे हम जब हैमर स्ट्राइक करते हैं तो वो जो हमारा नेल होता है वो दीवार के अंदर चला जाता है। वो इसलिए चला जाता है क्योंकि जो हमने जो हैमर उस पर स्ट्राइक किया था उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। सो द नेल कैन बी ड्राइव्ड इनटू वॉल बाय स्ट्राइकिंग hammer because it has kinetic energy। और तीसरा एग्जांपल जो है वो ये है कि जब हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है। वो ग्रेविटी के अगेंस्ट क्यों जा रही है? क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। सो अ बॉडी thrown vertically upward
कैन लिफ्ट itself अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट खुद को लिफ्ट कर रही है। क्यों? बिकॉज इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसके पास भी जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो ये भी मैंने आपको कुछ काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल दिए हैं। अब यहाँ पे हम एक और इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, देख लें यहाँ पे। देखें, अगर हम दो केस कंसीडर कर रहे हैं, केस नंबर 1 कंसीडर कर रहे हैं। केस नंबर 1 में हम कंसीडर कर रहे हैं, जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। इफ टू बॉडीज हैविंग equal masses, if two bodies having equal masses and moving with different velocities, एक केस हम ये कंसीडर करेंगे, ठीक है, और इस पे फिर हम जो है डिस्कस करेंगे डिटेल में। केस नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे if two bodies having different masses and moving with same speeds, ये भी हमारा केस है डिस्कस करने के लिए। केस नंबर 3 होगा if two bodies having different masses and moving with equal momentum, ये भी एक केस है। और फिर फाइनली हम केस नंबर 4 भी डिस्कस करेंगे, और इसमें होगा if two bodies having different masses and moving with same kinetic energy। अच्छा, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि if two bodies having equal masses and moving with different velocities, अगर दो बॉडीज के मासेस इक्वल हैं और वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यानी एक स्लो मूव कर रहा है, एक फास्ट मूव कर रहा है, तो मोमेंटम किसके पास ज़्यादा होगा? मोमेंटम उसके पास ज़्यादा होगा जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यानी मोमेंटम उसका ज़्यादा होगा द फास्ट मूविंग बॉडी हैज greater momentum and kinetic energy, यानी जो बॉडी फास्ट मूव करेगी उसके पास मोमेंटम भी ज़्यादा होगा और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम है mv, मास तो दोनों का सेम है, लाजमी है जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है, तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब देखें, if two bodies having different masses and moving with same speeds, again we say the massive body, the massive यानी जिसका मास ज़्यादा है, the massive body will have greater momentum and kinetic energy। देख, कंडीशन याद रखें, मैं किस कंडीशन की बात कर रहा हूँ ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब आप खुद डिसाइड करें, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो फिर मोमेंटम किस पे प्रोपोर्शन करेगा? मास पे, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², वेलोसिटी दोनों की सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मास पे डिपेंड करेगी।
अब केस नंबर 3 और केस नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सिंपल थे। इफ टू बॉडीज हैविंग डिफरेंट मासेस एंड मूविंग विथ इक्वल मोमेंटा, ये हम चैप्टर 3 में भी डिस्कस करके आए हैं। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी p²/2m है। अगर मोमेंटम दोनों का सेम है तो फिर काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेगी मास के साथ। इसका मतलब होगा लाइटर बॉडी will have greater काइनेटिक एनर्जी। ये आप चैप्टर नंबर 3 में भी ये बात मेरी समझ के आए हैं, और आपको ये भी पता होगा, मैंने रेशियोज भी बताया होगा कि काइनेटिक एनर्जीज का जो रेशियो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेगा मासेस के रेशियो के साथ। अब कुछ स्टूडेंट होंगे बोलेंगे सर आपने ऊपर कहा है कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, पर देखो कंडीशन यहाँ पे डिफरेंट है और यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने बोला है बॉडीज़ की वेलोसिटी सेम है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बॉडीज़ का मोमेंटम सेम है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इस बात को समझें। दूसरी बात, अब यहाँ पे हम एक बात डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक बात मैं और ऐड कर लेता हूँ, if same retarding force is applied। अब हम बात कर रहे हैं if two bodies having different masses and moving with equal momenta, दो बॉडीज हैं जिनके मासेस डिफरेंट हैं पर उनके मोमेंटम सेम हैं और हम उन दोनों पे सेम रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कौन सी बॉडी पहले रुकेगी। तो जब इक्वल मोमेंटम की बात होगी ना तो दोनों बॉडी सेम टाइम पे रुकेंगी, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। दोनों बॉडीज का मोमेंटम सेम है और आप फोर्स भी सेम अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों बॉडीज एक ही टाइम पे रुकेंगी। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिखूंगा, बोथ बॉडीज विल बी स्टॉप्ड एट सेम इंस्टेंट या सेम टाइम। व्हाट अबाउट डिस्टेंस, कौन सी बॉडी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो अब आप बात करेंगे वर्क डन इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो हमने पढ़ा था, और वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब आपको पता है फोर्स दोनों पे सेम लगा रहे हैं, इसका मतलब है वो बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी किसके पास ज़्यादा होगी, लाइटर बॉडी के पास ज़्यादा होगी। तो हम कहेंगे द लाइटर बॉडी will cover more distance before coming to rest। बिफोर कमिंग टू रेस्ट ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे, और इनके डिस्टेंस का रेशियो भी ये बनेगा d1/d2 इज इक्वल टू m2/m1। जिस बॉडी का मास कम होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अगर मैं क्वेश्चन दे दूं कि दो बॉडीज़ के मासेस का रेशियो 1:2 है और ये सेम मोमेंटम के साथ मूव कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा 2:1। पर अगर मैं कहूँ इफ सेम रिटार्डिंग फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन बोथ बॉडीज देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडीज बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो वो भी यही होगा 2:1 होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, थोड़ा सा इसको देख लें, इस केस को देख लें। इफ टू बॉडीज हैविंग डिफरेंट मासेस एंड मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, जब सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं तो हमें पता है अगर हम मोमेंटम के लिए सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय मास और ये स्क्वायर रूट में आएगा। इसका मतलब है मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा स्क्वायर रूट ऑफ मास के साथ। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, तो इससे साफ जाहिर है द मैसिव बॉडी विल हैव ग्रेटर मोमेंटम। ये बात क्लियर हो गई
ये बात चैप्टर 3 में भी क्लियर थी, मैंने आपको रेशियो भी बताए थे। मोमेंटम के रेशियोज जो होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे मासेस के रेशियो पे। ये बात आपने पहले से ही समझ ली है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी बॉडी यानी पहले रुकेगी। तो अब आप देखें कौन सी बॉडी पहले रुकेगी अगर हम सेम रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करेंगे। इफ सेम रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड, अगर दोनों पे सेम रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अब थोड़ा समझें, देखें मोमेंटम इनका डिफरेंट है और चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है F × T। आप सेम फोर्स लगा रहे हैं तो वो बॉडी देर से रुकेगी जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा, और मोमेंटम ज्यादा किसका होगा, मैसिव बॉडी का। तो हम कहेंगे मैसिव बॉडी विल बी स्टॉप्ड लेटर एज कंपेयर टू लाइटर बॉडी, यानी जिसका मास ज्यादा होगा वो देर से रुकेगी और जिसका मास कम होगा वो पहले रुक जाएगी। कंडीशन क्या थी कि दो बॉडीज के मासेस सेम हैं और मासेस डिफरेंट हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है और हम उन पे सेम रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और जो टाइम का जो रेशियो बनेगा ना, टाइम का रेशियो ये बनेगा, स्टॉपिंग टाइम का जो रेशियो बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा स्क्वायर रूट ऑफ दी मासेस के साथ। अब हम बात करेंगे कौन सी बॉडी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडीज की सेम है और हम सेम रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है दोनों बॉडी सेम डिस्टेंस कवर करेंगी। सो बोथ बॉडीज विल कवर सेम डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, तो ये बातें आप नोट कर लें, तो फिर हम इन पे कुछ MCQs डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज हाफ देन, अगर हम किसी बॉडी की वेलोसिटी हाफ करेंगे तो मोमेंटम उसका जो होगा वो हाफ हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 1/4 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद क्वेश्चन है टू बॉडीज ए एंड बी, द मास ऑफ ए इज हाफ ऑफ द मास ऑफ बी। जैसे तस्वीर में दिखाया गया है, इसका मास m है, इसका मास 2m है, बट स्पीड ऑफ बॉडी a इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ बॉडी b, देन विच इज करेक्ट। अगर हम मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम मास पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे भी। मास जो है वो a का हाफ है पर वेलोसिटी इसकी डबल है, इसलिए हम कहेंगे जितना मोमेंटम a के पास होगा उतना मोमेंटम b के पास होगा। तो ये डिसाइड हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। इसका मास हाफ है पर इसकी वेलोसिटी डबल है, इसीलिए हम कहेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी डबल होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ a इज इक्वल टू ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ b। तो सही ऑप्शन क्या है, बोथ बॉडीज आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, गलत है। बोथ बॉडीज आर मूविंग विथ इक्वल मोमेंटा, सही है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज हाफ, गलत है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज ट्वाइस, तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी सही है, इसलिए ई सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन है अ बॉडी हैविंग मास 10 किलोग्राम इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। बहुत आसान है, P 1/2 मास है 10 v स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, ये 5 होगा, ये 144 होगा। 144 को 5 से करेंगे 20, 22 और 7, तो 720 होगा ये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है टू परपेंडिकुलर फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन 5 किलोग्राम बॉडी,
फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड्स। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, मास चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी के लिए हमें चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे मिलेगी, नेट फोर्स अपॉन मास। अगर ये दो परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं, इनका नेट होगा 10 क्योंकि परपेंडिकुलर है, और मास है इसका 5, इसका मतलब है एक्सेलरेशन 2 होगी। वेलोसिटी कैसे मिलेगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी मिलेगी 80 से 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4। अब काइनेटिक एनर्जी मिलेगी 1/2, मास इसका है 5, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 का आधा 8 होगा, 8 5 से मल्टीप्लाई करेगा 40 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, अ बॉडी हैविंग मास 10 किलोग्राम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एंड कवर्स 10 मीटर इन 2 सेकंड्स, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो हम इसका वर्क फाइंड करें क्योंकि जितना भी ये वर्क करेगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। जब बॉडी मोशन में होती है ना, तो बॉडी जितना भी वर्क करेगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो अब वर्क कैलकुलेट कैसे करेंगे, वर्क कैलकुलेट करने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, फोर्स का पता नहीं है, तो हम फोर्स का पता लगाएंगे। फोर्स का पता लगाने के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए। सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन कैसे मिलेगी, तो एक्सेलरेशन मिलेगी, अगर डेटा को देखें, डिस्टेंस दिया गया है 10 मीटर, टाइम दिया गया है 2 सेकंड, वी आई 0 है, एक्सेलरेशन चाहिए सेकंड इक्वेशन से। एस की जगह क्या रखेंगे 10, 1/2, ए फाइंड करनी है 2 का स्क्वायर, 1 2 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन मिल गई 5। एक्सेलरेशन जब 5 मिल गई तो फोर्स कितना मिलेगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी 50। अब वर्क हमें काइनेटिक एनर्जी वर्क के बराबर होगी, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो कितना रिजल्ट आएगा 500। तो ये भी हम कर सकते हैं, इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, इफ सेम रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड देन विच चॉइस इज करेक्ट। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, सेम रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों बॉडी सेम डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेंगी। और जैसे मैंने बताया था, अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम उसका ज़्यादा होगा जिसका मास ज़्यादा होगा, और जिसका मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा रुकने में। बोथ विल बी स्टॉप्ड एट सेम इंस्टेंट, ये गलत है। बोथ विल कवर सेम इक्वल डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। प्रोटॉन विल टेक मोर टाइम टू बी स्टॉप्ड, ये भी ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, इसीलिए बी और सी सही होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ये, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज इज 4:9 एंड मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, इफ सेम रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बॉडी टू बी स्टॉप। तो मैंने बताया था टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा रेशियो ऑफ मासेस से। मासेस का रेशियो क्या है, मासेस का रेशियो है 4:9, इसका रूट लेंगे 2:3 होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, अ बॉडी हैविंग मास 10 किलोग्राम इज मूविंग विद द मोमेंटम ऑफ 20 न्यूटन डॉट सेकंड, फाइंड काइनेटिक एनर्जी। ये सेम क्वेश्चन हमने चैप्टर 3 में भी किया था, दिस इज जस्ट फॉर योर रिवीजन। सो मोमेंटम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, p² 20 का स्क्वायर 2 × 10, ये भी 20 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट 20 होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जो सेट फिजिक्स का क्वेश्चन है, अ बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एंड कवर्स डिस्टेंस s विथ वेलोसिटी v ड्यूरिंग टाइम t। अच्छा आप देखें, जब गाड़ी रेस्ट में से स्टार्ट होती है तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, और स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² है। ये तो ऑप्शन ठीक है। अब पता लगाना है क्या ये दो ऑप्शन ठीक है। अब देखें, अगर आपका वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s है
ठीक है, सॉरी ये v स्क्वायर है, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s है। अगर v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s है, इसका मतलब होगा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो होगा v स्क्वायर है। तो इसका मतलब है अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। ठीक है, अब जैसे कि ये भी ऑप्शन क्लियर हो गया। अब ये जैसे आपको पता है s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर एंड s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। इसका मतलब है कि हम यहाँ s की जगह t स्क्वायर रख सकते हैं, तो ये भी सही है, तो सारे ऑप्शन ठीक होंगे। तो इसी तरीके से आज का लेक्चर यहाँ पे हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।